नमस्कार। आज हम उस कानून की कहानी में चलेंगे जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत किया और दो नए देशों को जन्म दिया। बात होगी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्या कोई साम्राज्य सिर्फ एक कानून या एक घोषणा से खत्म हो जाता है, या फिर ये एक लंबी और कह सकते हैं काफी उलझी हुई प्रक्रिया होती है? चलिए आज पता लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का अंत असल में हुआ कैसे। और सारी कहानी की शुरुआत हुई इसी एक घोषणा से। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अंत के लिए एक पक्की तारीख दे दी थी। बस उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो चलिए उन घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं जिनकी वजह से भारत को आज़ादी नसीब हुई। 1947 के वो कुछ महीने बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। फरवरी की घोषणा से लेकर अगस्त में सत्ता के हस्तांतरण तक हर तारीख अपने आप में एक मील का पत्थर थी, जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये सत्ता का हस्तांतरण इतना सीधा और सरल नहीं था जैसा लगता है। एक बहुत बड़ी रुकावट थी जिसने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही मुश्किल बना दिया था। देश के बंटवारे की मांग। एटली के ऐलान के फौरन बाद मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की अपनी मांग और भी ज्यादा तेज कर दी। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सत्ता किसी एक इकाई को नहीं सौंपी जा सकती। एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो तुरंत काम करे। तो इस राजनीतिक गतिरोध का हल कैसे निकला? इसका हल एक योजना के रूप में सामने आया जिसे भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था। इस योजना को ही माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना गया। और सबसे जरूरी बात ये थी कि इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी दोनों मुख्य पार्टियों ने मान लिया था। बस इसी समझौते ने स्वतंत्रता अधिनियम के लिए रास्ता बना दिया। तो चलिए अब सीधे इस कानून की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने कानूनी तौर पर दो नए राष्ट्रों को जन्म दिया। इस एक्ट का सबसे पहला और बुनियादी काम था ब्रिटिश शासन को खत्म करना और भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए आज़ाद डोमिनियन बनाना। अब ये डोमिनियन का मतलब था कि वो आज़ाद तो थे, पर शुरुआत में ब्रिटिश सम्राट को ही राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर मान रहे थे। और मज़ेदार बात यह है कि उन्हें ये भी आज़ादी दी गई कि वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहें या फिर उससे पूरी तरह अलग हो जाएं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये पूरे सिस्टम का एक बड़ा बदलाव था। देखिए, वाइसराय का पद, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदा होता था, उसकी जगह गवर्नर जनरल ने ले ली, जिसे अब नए डोमिनियन की सलाह पर काम करना था। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बदलकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स हो गया। ये भारत और ब्रिटेन के बीच एक नए और बराबर के रिश्ते का प्रतीक था। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा सबसे जरूरी है। इस एक्ट ने दोनों नए देशों को कानून बनाने की पूरी आजादी दे दी। अब वे अपना भविष्य खुद लिख सकते थे। इसका मतलब था कि वे सिर्फ अपना संविधान ही नहीं बना सकते थे, बल्कि अगर चाहें तो इस स्वतंत्रता अधिनियम समेत किसी भी पुराने ब्रिटिश कानून को भी खत्म कर सकते थे। इसे कहते हैं सच्ची संप्रभुता। एक और बहुत बड़ी चुनौती थी रियासतें। ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 565 रियासतें थीं, छोटी बड़ी। इस कानून ने उन्हें 3 रास्ते दिखाए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहो। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। अब देखिए, सत्ता बदलते समय कोई कानूनी खालीपन न रह जाए, इसके लिए भी इस एक्ट में एक अंतरिम उपाय था। ये तय हुआ कि जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत काम करेंगे। ये स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था। और ये देखिए, ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटेन के साथ सारे औपचारिक रिश्ते एक एक करके खत्म किए जा रहे थे। अब ब्रिटिश सम्राट किसी बिल को वीटो नहीं कर सकते थे। उनकी शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया और लंदन से सिविल सेवकों की नियुक्ति का पुराना सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं जब ये अधिनियम लागू हुआ और दो नए राष्ट्रों ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई।
यही वो ऐतिहासिक तारीख थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ, जिसने सदियों पुराने एक युग को खत्म किया और एक नए भविष्य की नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू के इन मशहूर शब्दों ने उस पल की पूरी भावना को जैसे एक वाक्य में कैद कर लिया था। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये एक राष्ट्र का पुनर्जन्म था। ये तस्वीर भारत की संविधान सभा की है और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिस सभा को संविधान लिखने के लिए बनाया गया था, वही आज़ाद भारत की पहली संसद भी बनी। यानी एक ही समय पर कानून बनाना और राष्ट्र निर्माण दोनों जिम्मेदारियां निभा रही थी। और इसी के साथ सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण पूरा हुआ। लॉर्ड माउंटबैटन, जो आखिरी वायसराय थे, वही पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी का रास्ता तो खोल दिया, लेकिन इसने उपमहाद्वीप को बांटा भी, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। तो सवाल हमेशा यही बना रहता है कि आज़ादी तो मिली, पर उसकी कीमत क्या थी।